नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जिला, क्षेत्र, राज्य और देश दुनिया की सुर्खियां। जुड़े रहिए ताजा और बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नए नियम लागू किए हैं। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी कब मिलेंगे, गरीबों को 3.5 लाख रुपए का पक्का मकान कब मिलेगा, महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए कब आएंगे, यह सभी योजना और नए नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से समझाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए खबरों के साथ। अगर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर। साल 2026 के जनवरी महीने में छुट्टियों की भरमार है। 1 जनवरी को नए साल के साथ इसकी शुरुआत होगी। इसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति पोंगल और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस सोमवार की बड़ी छुट्टियां मिलेंगी। महीने में 4 रविवार और 2 शनिवार, दूसरे और चौथे मिलाकर कुल 9 से 10 दिन बैंक और सरकारी संस्थान बंद रह सकते हैं। पटना में बिजली विभाग के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सम्राट चौधरी द्वारा नियुक्ति पत्र बांटने के लिए आगे आने पर कई सवाल उठे। यह घटनाक्रम बुर्का कांड के बाद हुआ और वीडियो में केवल लड़के दिखाई दिए, जिससे महिला भागीदारी पर सवाल उठे। इस घटना को राजनीतिक संकेत और सामाजिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जहां सामूहिक नेतृत्व और प्रतिनिधित्व के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। रोहतास, बिहार में किसानों के लिए फार्मर आईडी को लेकर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को डिजिटल पहचान प्रदान करना है, जिससे वे सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। प्रत्येक किसान की डिजिटल पहचान बनाई जाएगी, जिससे उन्हें योजनाओं का लाभ सीधे मिलने में आसानी होगी और कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2025 तक PMAYG के तहत लगभग 2 करोड़ 82 लाख पक्के घरों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। यह उपलब्धि ग्रामीण भारत के लाखों परिवारों के जीवन में स्थायी बदलाव लेकर आई है। वित्त वर्ष 2025 से 26 में सरकार ने 32,90,000 नए घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है, जिनमें से 25.6 लाख घरों को पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है और पात्र परिवारों को घर निर्माण के लिए 1,60,000 रुपए तक की सीधी वित्तीय सहायता दी जाती है। बक्सर जिले के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ा सपना अब सच होने जा रहा है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद जिले के प्रसिद्ध ITI मैदान पर 43 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक राज्य स्तरीय स्टेडियम का निर्माण होने जा रहा है, जो बक्सर को खेल पर्यटन का नया केंद्र बना सकता है। बिहार में जमीन से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेते हुए तेजी से निपटारा किया जा रहा। इस बीच अब बिहार में ऑपरेशन भूमि दखल देहानी शुरू होगा। इसके जरिए SC ST पर्चाधारियों को बड़ा फायदा मिल सकेगा। बेतिया राज के जमीन को बिहार सरकार की जमीन घोषित होने के बाद पहली बार जिला प्रशासन ने जमीन का लिस्ट जारी किया है, जिससे लोगों में भय का माहौल कायम हो गया है। बिहार भाजपा के नए चीफ संजय सरावगी ने मंगलवार को दरभंगा के श्याम बाबा मंदिर पहुंचकर खाटू नरेश की पूजा अर्चना की। इधर भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने संजय सरावगी को शुभकामनाएं दी। बिहार के गयाजी में महाबोधि मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का उद्घाटन सम्राट चौधरी ने किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि बिहार के हर जिले में अब मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खोला जाएगा। आइए बताते हैं आखिर डिप्टी CM ने क्या कहा। बिहार में मनमाने तरीके से ट्रैफिक चालान काटने से जुड़े विवाद की सुनवाई समाधान लोक अदालत या विशेष लोक अदालत में नहीं होने को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसे लेकर हाई कोर्ट ने सुनवाई की और राज्य सरकार से जवाब मांगा। बिहार के खेल जगत के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक रहा। राज्य की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह के प्रयासों से बिहार को एक साथ 2 बड़ी सौगातें मिली हैं। पटना में ओलंपिक स्तर का तलवारबाजी ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने को केंद्र की हरी झंडी मिली है
वहीं राज्य को पहले यूथ नेशनल गेम्स 2028 की मेजबानी भी सौंप दी गई है। बिहार की जीविका दीदियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल सरकार 60,000 रुपए या फिर इससे ज्यादा सालाना आय वाली महिलाओं का सर्वे कराने की तैयारी में है। दरअसल जीविका दीदियों को लखपति दीदी बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। पटना एयरपोर्ट पर बुधवार 17 दिसंबर से विंटर शेड्यूल लागू हो गया है। दिसंबर के तीसरे सप्ताह और जनवरी में बढ़ने वाले कोहरे और कम विजिबिलिटी को देखते हुए उड़ानों की संख्या में कटौती की गई है और कई फ्लाइटों के समय में बदलाव किया गया है। आईपीएल ऑक्शन 2026। आईपीएल 2026 के ऑक्शन में बिहार के क्रिकेटर्स ने एक बार फिर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। इस बार कुल 7 बिहारी खिलाड़ी अलग अलग टीमों का हिस्सा बने हैं, जिनमें 4 नए चेहरे शामिल हैं। बिहार में ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है और आने वाले दिन ठिठुरन बढ़ाने वाले हैं। सुबह की धुंध अब सिर्फ रास्ता नहीं रोक रही, यह इशारा कर रही है कि बिहार में ठंड का सबसे कठोर दौर बस शुरू होने वाला है। फारबिसगंज में एसडीओ रंजीत ने राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने 31 दिसंबर तक सभी लाभार्थियों का ई-केवाईसी कराने का निर्देश दिया ताकि राशन वितरण में कोई बाधा न आए। डीलरों को इस कार्य को प्राथमिकता से करने और लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए कहा गया है। हरलाखी थाना पुलिस ने रंगदारी नहीं देने पर मारपीट मामले में नामजद फरार आरोपित पंकज ठाकुर को गिरफ्तार किया है। आरोपी 2 माह पूर्व सुखबासी गाछी में साथियों के साथ छुपकर बैठा था। आलोक ठाकुर और उसके साथी से रंगदारी मांगी और विरोध करने पर मारपीट की। पुलिस ने उसे एक निजी विद्यालय से गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बिहार की राजनीति में बीजेपी ने तेजस्वी यादव के लापता पोस्टर जारी कर सियासी पारा चढ़ा दिया है। पोस्टर में तेजस्वी को लापता बताते हुए तंज कसा गया है, क्योंकि वे 2 दिसंबर से बिहार से बाहर हैं और यूरोप में छुट्टियां मना रहे हैं। बीजेपी ने उनकी गैर मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष की जिम्मेदारी निभाने के बजाय उनका गायब रहना उचित नहीं है। राजद ने इसे निजी यात्रा पर राजनीति बताया है। दिल्ली में झारखंड के राज्यपाल के बेटे के रिसेप्शन में राजनीतिक चर्चा हुई। कांग्रेसी मंत्री इरफान अंसारी ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बुलडोजर एक्शन रोकने की नसीहत दी। अंसारी ने कहा कि भाईचारे और संवाद की भाषा अपनाएं, बुलडोजर की नहीं। उन्होंने बिहार में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की बात कही और उत्तर प्रदेश मॉडल को नकार दिया। पटना का एलएनजेपी हड्डी अस्पताल आधुनिक सुविधाओं के विस्तार के कारण चर्चा में है। नीतीश सरकार द्वारा 2006 में स्थापित यह अस्पताल हड्डी रोग के इलाज के लिए जाना जाता है। अब एक नई 6 मंजिला इमारत बन रही है, जिसमें 400 बेड और 8 ऑन ऑपरेशन थिएटर होंगे। 2027 तक पूरी होने की उम्मीद है। यह सेंट्रल एसी और रैंप जैसी सुविधाओं से लैस होगी, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा। बिहार सरकार ने गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 2 योजनाएं शुरू की हैं। बिहार एक्वाकल्चर इंप्रूवमेंट प्रोग्राम और बिहार डेयरी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के माध्यम से मत्स्य और डेयरी क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और विकसित बिहार के लक्ष्य को साकार करना है। पटना का जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग देश के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आयोगों में शामिल है। आयोग ने इस साल 1000 से अधिक मामलों का निपटारा किया और सभी मामले ई जागृति पोर्टल पर अपलोड किए। उपभोक्ताओं को करीब 4.5 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई। आयोग ने मानव संसाधन और ढांचे की कमी के बावजूद उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बदलाव करते हुए लोकसभा में जी राम जी बिल पेश किया, जिसका विपक्ष ने विरोध किया। यह बिल मनरेगा की जगह लेगा, जिसमें ग्रामीण परिवारों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा, लेकिन राज्यों को खर्च का 10 से 40% वहन करना होगा। फसल के मौसम में काम नहीं मिलेगा, जिससे कृषि कार्यों में मजदूरों की कमी न हो। विपक्ष का कहना है कि इससे राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और गरीबों को नुकसान होगा। बिहार में तलवारबाजी का ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा।
इसके अलावा राज्य के अधिकारी चीन में आयोजित स्पोर्ट्स एक्सपो में भाग लेंगे। इस ट्रेनिंग सेंटर से बिहार में तलवारबाजी को बढ़ावा मिलेगा और खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा। यह सेंटर पटना में स्थापित किया जाएगा। पटना में एक महत्वपूर्ण सड़क पर अगले 6 महीनों तक वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। प्रशासन ने वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की है ताकि लोगों को परेशानी न हो। यह निर्णय सड़क निर्माण कार्य के चलते लिया गया है, जिससे यातायात को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। लोगों से अनुरोध है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और सहयोग करें। बिहार में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। पटना समेत राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर का प्रभाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद बिहार मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया है। विजय सिन्हा को शहरी विकास विभाग और दिलीप जायसवाल को सड़क निर्माण विभाग का प्रभार सौंपा गया है। इस फेरबदल से राज्य सरकार के कामकाज में सुधार और विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। बिहार में गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से 2 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य के किसानों की आय में वृद्धि करना है। कृषि विकास और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह पहल बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा देगी और किसानों को बेहतर अवसर प्रदान करेगी। पटना एयरपोर्ट पर आज से विंटर शेड्यूल लागू हो गया है। विंटर शेड्यूल के अनुसार एयरपोर्ट पर उड़ानों का समय बदल गया है। पहली फ्लाइट सुबह 10:25 है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे एयरपोर्ट पर समय से पहले पहुंचें और अपनी फ्लाइट की जानकारी प्राप्त कर लें। पटना में डीएम के निर्देश पर 31 अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 12 से अधिक डॉक्टर और कर्मी गायब पाए गए। इस घटना से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। डीएम ने गायब डॉक्टर और कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुजफ्फरपुर में पीएनबी धोखाधड़ी मामले में ईडी ने छापेमारी की। इस दौरान 83 लाख रुपए जब्त किए गए और 1,29 लाख रुपए के गबन की जांच जारी है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई है। ईडी मामले की तह तक जाने के लिए गहन छानबीन कर रही है। पटना में खराब मौसम के कारण पटना एयरपोर्ट से 30 फ्लाइटें लेट हो गईं और 3 जोड़ी विमान रद्द कर दिए गए। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी ऐसे ही हालात बने रहने की आशंका जताई है, जिससे और भी उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। एयरपोर्ट प्रशासन यात्रियों को सूचना दे रहा है। बारुण प्रखंड में सोन नदी के किनारे हो रही खेती पर खनन का खतरा मंडरा रहा है, जिससे सैकड़ों किसानों की आजीविका खतरे में है। वर्षों की मेहनत से उपजाऊ बनी जमीन खनन के कारण तबाह हो रही है, जिससे किसान बेरोजगारी और पलायन के कगार पर हैं। किसान प्रशासन से खनन कार्य को नियंत्रित करने और खेती योग्य जमीन को बचाने की मांग कर रहे हैं, ताकि उनकी मेहनत पर पानी न फिरे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था बच सके। भागलपुर में अल्पसंख्यक बच्चों के लिए 560 बेड का आधुनिक आवासीय स्कूल बनेगा। इस स्कूल में पढ़ाई से लेकर भोजन तक की सभी व्यवस्थाएं मुफ्त होंगी। यह कदम अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। स्कूल में आधुनिक सुविधाएं होंगी और योग्य शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय टीएमबीयू सूफी परंपरा को जीवंत करने के लिए प्रयासरत है। विश्वविद्यालय जल्द ही एक वोकेशनल कोर्स शुरू कर सकता है, जिसका उद्देश्य इस प्राचीन संस्कृति को संरक्षित करना है। यह कदम छात्रों को सूफीवाद के बारे में गहराई से जानने और भारतीय संस्कृति के इस महत्वपूर्ण हिस्से को समझने में मदद करेगा। विश्वविद्यालय का लक्ष्य इस कोर्स के माध्यम से सूफी परंपरा को बढ़ावा देना है। सांसद अजय मंडल के सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि भागलपुर में ईएसआई अस्पताल के लिए भूमि की तलाश जारी है। सरकार भागलपुर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द ही इस दिशा में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।
भूमि मिलते ही अस्पताल निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। भागलपुर में डीपीओ माध्यमिक शिक्षा ने कई विद्यालयों में नए प्रधानाध्यापकों को प्रभार नहीं सौंपने पर 5 प्रधानाध्यापकों से जवाब मांगा है। उन्हें 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि यह उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना मानी जा रही है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर में जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव अब 26 दिसंबर को होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। पहले यह चुनाव 29 दिसंबर को होना था। निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि 26 दिसंबर को होगा। दिसंबर को ही चुनाव करा लिया जाए। सभी सदस्यों को 18 दिसंबर तक सूचना दे दी जाएगी। उपाध्यक्ष को अध्यक्ष का पदभार ग्रहण के बाद कामकाज शुरू हो गया है। भागलपुर में एक दुकानदार को साइबर ठग ने बिजली मीटर अपडेट करने का झांसा देकर 7 लाख रुपए का चूना लगाया। शातिर ने दुकानदार को फोन किया और अपडेट करने के नाम पर यह ठगी की। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। भागलपुर के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था जल्द ही पटरी पर लौटने की उम्मीद है। अस्पताल अधीक्षक ने अंग विकास परिषद को सशर्त काम करने का आदेश दिया है, जिससे 33 स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति होगी। एजेंसी कोर्ट में दायर मुकदमा वापस लेगी, जिससे जांच, इलाज और अन्य कार्य सुचारू रूप से हो सकेंगे। मानव बल की कमी से हो रही परेशानी अब दूर होगी। भोजपुर में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में मत्स्य विभाग की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लाभुकों के चयन पर विचार किया गया। नीचे मछली, ऊपर बिजली योजना के तहत जलाशयों में सौर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन और मछली पालन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। जिला मत्स्य पदाधिकारी ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन के लिए तालाबों का सर्वे किया जाएगा और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। मुजफ्फरपुर में तुर्की सिलौत बाईपास लाइन के साथ कोचिंग डिपो का निर्माण होगा। टर्मिनल के लिए सर्वे शुरू हो गया है, जिससे इस क्षेत्र में विकास की नई उम्मीदें जाग गई हैं। यह परियोजना मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगी और क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। जमुई जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में भारी लापरवाही सामने आई है। परीक्षा समय से पहले ही समाप्त हो रही है, जिससे मूल्यांकन और शैक्षणिक गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। कई विद्यालयों में शिक्षक समय से पहले विद्यालय बंद कर देते हैं। दैनिक जागरण की टीम ने निरीक्षण किया तो पाया कि 4 बजे ही विद्यालयों 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में भारी लापरवाही सामने आई है। परीक्षा समय से पहले ही समाप्त हो रही है, जिससे मूल्यांकन और शैक्षणिक गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। कई विद्यालयों में शिक्षक समय से पहले विद्यालय बंद कर देते हैं। दैनिक जागरण की टीम ने निरीक्षण किया तो पाया कि 4 बजे ही विद्यालयों में ताले लटक रहे थे, जिससे शिक्षा व्यवस्था की बदहाली उजागर हुई। बिहार के जमुई में एक पुलिस जवान ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए घायल व्यक्ति को अपने कंधे पर लादकर अस्पताल पहुंचाया। यह घटना जमुई में हुई, जहां पुलिसकर्मी ने तत्परता दिखाते हुए घायल की मदद की और उसे समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई। इस कार्य की क्षेत्र में सराहना हो रही है। बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से संसद भवन में मुलाकात की और उन्हें जमुई के प्रसिद्ध घनबेरिया गांव का पेड़ा खिलाकर बधाई दी। उन्होंने बिहार और विशेषकर जमुई जिले में चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा की। श्रेयसी सिंह ने जमुई के समग्र विकास और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के विषय पर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। जमुई में बिहार का वृंदावन उपेक्षा की धूल में दबा होने के बावजूद नव वर्ष पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। यह स्थल अपनी धार्मिक महत्ता के बावजूद सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है, फिर भी लोगों की आस्था अटूट है। स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग से सुधार की उम्मीद है, ताकि यह तीर्थ स्थल और विकसित हो सके। दरभंगा से नई दिल्ली जा रही बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के एसी डिब्बे में शौचालय के पास रखा अग्निशमन यंत्र फट गया। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड के सीहो स्टेशन के पास हुई इस घटना से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई।
आरपीएफ और कोचिंग डिपो के इंजीनियर ने जांच की। डीआरएम ने सभी अग्निशमन यंत्रों की जांच का आदेश दिया है। मुजफ्फरपुर में 20 दिसंबर से ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव होगा। शहर को 3 जोन में बांटकर ऑन्टो और ई रिक्शा का परिचालन होगा। शहरी क्षेत्र में मीटर युक्त ऑन्टो और ई रिक्शा चलेंगे, जिनकी पहचान उजले रंग से होगी। सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी ताकि एम्बुलेंस और आपातकालीन वाहन सुचारू रूप से चल सकें। प्रत्येक जोन में सीएनजी रिफिलिंग सेंटर होंगे। भागलपुर में आम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा के बाद जिला उद्यान विभाग सक्रिय हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा राशि जारी करने के बाद भी योजना पर काम नहीं हो रहा था। अब मिट्टी की जांच के बाद कार्य आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी को इसकी घोषणा की थी, जिसके बाद उद्यान विभाग ने प्रोजनी बाग में 25 एकड़ जमीन पर सेंटर बनाने का फैसला किया है। बिहार में राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया अब आसान हो गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वेबसाइट पर जाकर घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटोग्राफ, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ऑनलाइन आवेदन arconline.bihar.gov.in पर जाकर किया जा सकता है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में एक अनोखा मामला सामने आया है। लगभग 19 आयुष डॉक्टरों ने नियुक्ति के लगभग 1.5 वर्ष बाद विभाग में योगदान करने की अनुमति मांगी थी। सामान्य प्रशासन की सहमति के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इन डॉक्टरों को योगदान करने की अनुमति दे दी है। इन डॉक्टरों की नियुक्ति पिछले वर्ष हुई थी, लेकिन उन्होंने अभी तक पदभार ग्रहण नहीं किया था। विभाग ने अब उन्हें 15 दिनों के भीतर योगदान करने का निर्देश दिया है। पाकिस्तान के एक डॉन ने वीडियो जारी कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी दी है। डॉन ने नीतीश कुमार से माफी मांगने को कहा है, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। इस धमकी से बिहार के राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई है और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सारण के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने राजस्व कार्यों में तेजी लाने के लिए समीक्षा बैठक की। उन्होंने परिमार्जन प्लस और दाखिल खारिज के लंबित मामलों को 1 माह में निपटाने का निर्देश दिया। राजस्व कर्मचारियों को सरकारी भवन में बैठकर कार्य करने और भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को कार्यों की निगरानी करने का आदेश दिया गया। भूमि विवादों का शीघ्र निपटारा करने और सरकारी भूमि का विवरण तैयार करने के भी निर्देश दिए गए। कैमूर में रेनफेड एरिया डेवलपमेंट योजना के तहत 700 किसानों का चयन किया गया है। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना है, जिसके लिए 2 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। यह योजना कैमूर के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होने की संभावना है और कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रोजेक्ट गुड में उत्तर बिहार का दबदबा देखने को मिला है। मुजफ्फरपुर ने पहला स्थान हासिल किया है, जिससे जिले में खामोशी का माहौल है। वहीं समस्तीपुर जिले ने भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इससे उत्तर बिहार के छात्रों में उत्साह है। समस्तीपुर में एक फर्जी शिक्षिका का भंडाफोड़ हुआ, जो प्रशिक्षण कार्यक्रम में हीना प्रवीण नामक शिक्षिका के स्थान पर शामिल हुई थी। संदेह होने पर पूछताछ में उसने अपना असली नाम सोनी कुमारी बताया। उसे पैसों का लालच देकर भेजा गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। समस्तीपुर के ताजपुर थाना क्षेत्र के चक सिकंदर पंचायत के मारीपुर गांव में उपद्रवियों ने 1 बीघा से अधिक तंबाकू की फसल को काटकर बर्बाद कर दिया। पीड़ित किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। रामनाथ शाह, विश्वनाथ शाह और सुरेंद्र शाह की फसल नष्ट की गई। पीड़ित परिवार ने दूसरे पक्ष पर जमीन विवाद का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत ताजपुर थाने में दर्ज है। अगर आप भी न्यू ईयर 2026 से पहले सोना या चांदी खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो आपके लिए यह काम की खबर है। बता दें कि सोने और चांदी की कीमतों में फिर बदलाव नजर आया है। ऐसे में अगर आप 17 दिसंबर को सोना या चांदी खरीदने का विचार कर रहे हैं और बाजार जाने का सोच रहे हैं, तो आपको इससे पहले ताजा भाव पर नजर डाल लेना चाहिए।
बुधवार को सोने के दाम में 10 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट है, जबकि चांदी की कीमतों में 100 रुपए प्रति किलो की गिरावट है। ऐसे में आज 22 कैरेट सोने के दाम 1,22,690, वहीं 24 कैरेट का भाव 1,33,850 और 18 ग्राम सोने का रेट 1,01,830 रुपए पर ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं 1 किलो चांदी का रेट 1,99,000 रुपए है चल रहा है। चलिए जानते हैं आपके शहर का 18, 22 और 24 कैरेट सोने का भाव। बुधवार का 18 कैरेट सोने का ताजा भाव दिल्ली व जयपुर सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 1,50,330 रुपए। कोलकाता और मुंबई सराफा बाजार में 1,03,800 रुपए। इंदौर और भोपाल में सोने का भाव 1,04,300 चल रहा है। चेन्नई सराफा बाजार में कीमत 1,02,990 रुपये पर ट्रेड कर रही है।